साथियों, मैं आपसे पूछूं कि गणित के अंतर्गत अंक और संख्या में क्या अंतर है। अंक हिंदी में अंक कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, और संख्या जिसे हम हिंदी में संख्या कहते हैं, उसे अंग्रेजी में हम लोग नंबर्स कहते हैं। में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो आपको लगेगा कि अरे दोनों में क्या अंतर है। कोई भी सामान्य व्यक्ति ये समझता है कि दोनों में क्या अंतर है, या जो गणित पढ़ रहे हैं या जो गणित जानते हैं वो भी शायद इस बात को सोच नहीं पाएंगे गणित में अंक और संख्या में क्या अंतर होता है। ये तो एक ही चीज है। तो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? सोचा जा सकता है, सोचा क्या जाता है। तो आज हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, या ये दोनों एक ही हैं तो किस संदर्भ में एक ही है। कब हम समझेंगे कि जो अंक है वही संख्या है, कब हम समझेंगे कि अंक अलग होता है और संख्या अलग होता है, किन परिस्थितियों में हम समझेंगे। तो इस पर आज हम चर्चा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज के चर्चा के बाद आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अंक और संख्या क्या है। तो साथियों, इसे शुरू करने से पहले कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं तो शायद आपको समझ में आएगा। अक्सर मैं पूछता हूं कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। मैं कई बार समान व्यक्ति से पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, शिक्षकों से पूछता हूं, तो जो सामान्य जवाब जो आता है वो यह आता है कि अंक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे अंक हैं, डिजिट से हैं। और इसको जब हम मिलाते हैं मतलब जैसे 1 और 0 को मिला दिए तो 10 बन गया, 1 और 1 को मिला दिए तो 11 बन गया। उसी प्रकार से 3 और 4 को मिला दिए 34 बन गया। इसे हम संख्या कहते हैं। मतलब सामान्य परिभाषा क्या बताया जाता है या समझ क्या बताया जाता है अंक के विषय में और संख्या के विषय में, कि अंक मतलब 0 से 9 तक अंक कहलाता है, और इन्हें जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? संख्या। तो दोस्तों, क्या यह पूरी तरह से सत्य है या पर्याप्त है इतना जान लेना कि अंकों को मिलाने से संख्या बनता है, या अंक 0 से 9 तक ही होते हैं, इससे अधिक नहीं होते हैं? अगर हम 0 से 9 तक अंक कहते हैं मतलब इससे ज्यादा अंक नहीं होते हैं, और संख्या तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या ये संख्या नहीं है? आइए इस पर हम चर्चा करेंगे कि 0 से 9 तक अंक है तो संख्या है कि नहीं है, और संख्या है तो अंक है कि नहीं, या दोनों यही चीज है क्या, ये हम समझेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, आप ही की बात को मैं लेके चलता हूं। मान लेते हैं कि 0 से 9 तक को हम अंक कहेंगे, और इसको मिलाने से जो भी बनेगा उसे क्या कहेंगे? हम संख्या कहेंगे। आइए कुछ उदाहरण पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सभी पढ़ाई किए हैं, पढ़े हैं, और आप सभी जब पास किए हैं कक्षाओं को तो आपको मार्कशीट मिला होगा। मार्कशीट इस बात का प्रमाण है कि आपने इस कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, उसमें पास या फेल लिखा हुआ रहता है। तो मार्कशीट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो मार्कशीट को हिंदी में अंक सूची कहते हैं। चलिए, अंक शब्द का प्रयोग हुआ, क्यों अंक सूची कहते हैं? देखिएगा, मार्कशीट में 2-3 बातें रहती है मोटे मोटे तौर पे। एक तरफ विषय लिखा रहता है एक खाने में, दूसरे खाने में पूर्णांक लिखा हुआ रहता है, और तीसरे खाने में प्राप्तांक लिखा हुआ रहता है। सामान्यतः जो हमारा मार्कशीट होता है, अंक सूची होता है, ऐसा होता है। विषय मान लीजिए, मैं 2-3 विषय लेता हूं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। सभी विषय के पूर्णांक कितने हैं? 50 है। मान लिया आपने हिंदी में 50 में 30 अंक प्राप्त किए, तो प्राप्तांक आपका कितना हो गया? 30। मान लीजिए अंग्रेजी में आपने 50 में 35 अंक प्राप्त किए, तो आपका प्राप्तांक क्या हो गया? 35। और गणित में मान लीजिए आपने 50 में 40 अंक प्राप्त किए या 46 अंक प्राप्त किए, तो नया अंक ले लेते हैं। तो यहां भी देखिए, यहां पूर्णांक कहा जा रहा है, यहां प्राप्तांक कहा जा रहा है। पूर्ण संख्या या प्राप्त संख्या बस नहीं कहा जा रहा है। इस बात को हम ध्यान देंगे। और क्या ध्यान देते हैं? अगर मान लीजिए अंकों के मिलाने से संख्या बनती है,
कि किसकी सूची है। ये भी अंक से मिलकर बना हुआ है, ये भी अंक से मिलकर बना हुआ है, ये भी अंक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं संकेत वो सभी अंकों से मिलकर बने हुए हैं। मतलब ये सारे संख्या है, मतलब ये हुआ ये संख्या की सूची है। तो इसे फिर हम इसे अंक सूची क्यों कहते हैं? इसे तो हमें संख्या सूची कहना चाहिए था, क्योंकि हमारे परिभाषा के हिसाब से ये किसकी सूची है? संख्या की सूची है। क्योंकि आपने बताया कि अंकों को मिलाने से संख्या बनता है, संख्या की सूची है, अंक सूची तो नहीं है ये। कंफ्यूज, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि हम इससे नाम क्या रखें। मतलब परिभाषा में कहीं कहीं लोच है, कहीं कहीं परिभाषा में और मॉडिफाई करने की जरूरत है। एक उदाहरण ये देखा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। और आपने अंक शब्द कहाँ सुना है? अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं या थोड़ा बहुत सुने हैं या समाचारों में सुने हैं, आम जनता से सुने, अपने दोस्तों से सुने हैं, तो शेयर या कभी आप समाचार देखते हैं तो आप देखते होंगे कि जब शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि आज शेयर मार्केट की शुरुआत मान लीजिए 315 अंकों से हुआ। शेयर मार्केट का शुरुआत आज 315 अंकों से हुआ और 3000 मान लीजिए 6 अंक पर बंद हुआ और इसमें 2050 अंकों का उछाल आया। शेयर मार्केट का हम जितना बात कर रहे हैं सब अंक पे ही कर रहे हैं। कितने अंक पे खुला, कितने अंक पे उछाल आया और फिर शाम को कितने अंक पर बंद हो गया। ये ठीक है। यहां भी अंक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ये सभी अंकों से मिलकर बने हुए थे। तेरे हमें ऐसा कहना चाहिए था हमारे हिसाब से 315 संख्या पर खुला, 2050 संख्या का उछाल आया और 3006 संख्या पर बंद हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं। और आप कहाँ सुने हैं? जबकि ये हमारे साथ संख्या ही। और क्या सुने हैं? जब कोई खेल होता है, क्रिकेट होता है या दौड़ होता है, खो खो होता है, कबड्डी होता है, तो जो टीम विनर होता है या जो व्यक्ति विनर होता है उसके बारे में कैसे बताया जाता है? क्यों विनर हुए? तो उसके बारे में बताया जाता है कि इतने अंक से आगे रहे। जो पहले नंबर पे आया जो खिलाड़ी, वो दूसरे नंबर की तुलना में 5 अंक से आगे रहा, 2 अंक से आगे रहा, 10 अंक से आगे रहा या 50 अंक से आगे रहा। ऐसा हम बताते हैं, अंक बताते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि जो पहले नंबर के खिलाड़ी था वो 2 संख्या से आगे रहा, 10 संख्या से आगे रहा। ऐसा हम नहीं बोलते हैं। तो देखिए इतने उदाहरणों से तो आपके दिमाग में ये बात आ ही गया होगा कि निश्चित रूप से अंक और संख्या में अंतर तो है। क्योंकि मैं जिन उदाहरणों को आपके सामने रख रहा हूं ये समझ में आ रहा है कि इन उदाहरणों में अंकों का प्रयोग किया जा रहा है, ना कि संख्या का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अंक शब्द कहा जा रहा है। यहाँ भी अंक, यहाँ भी अंक, ये सभी अंक में आ रहे हैं। चूंकि ये अंकों का समुच्चय है, इसलिए अंकों का समूह है, इसलिए से हम अंक सूची कहते हैं, संख्या सूची नहीं कहते हैं अभी तक के हिसाब से। आइए समझते हैं कि अब समझेंगे कि अंक का मतलब क्या होता है और संख्या का मतलब क्या होता है। अंक को समझने से पहले हम लिपि पर विचार करते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि का अर्थ क्या होता है? तो आप देखेंगे लिपि का अर्थ क्या होता है, लिपि मतलब क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले लिखना नहीं सीखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बोलना सीखे हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि जब डीएड बीएड के स्टूडेंट होंगे तो LSRW ये सीखने का क्रम है। हम कैसे सीखते हैं? सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर सुनकर बोलना सीखते हैं, बोलते हैं फिर पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग, और W क्या होता है? राइटिंग। लेखन जो होता है अंत में आता है सीखने की प्रक्रिया में। हम सीधे सुने और सुनने के बाद सीधे लिखने का कौशल हमारे अंदर नहीं आ सकता। ये कौशल के 4 क्रम है। इसी क्रम में हमारा कौशल विकसित होता है। सीखने का जो क्रम होता है, कौशल क्रम होता है, सबसे पहले लिसनिंग होता है। पहले सुनने का, हमको सुनने का अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप एक अच्छा श्रोता है तो एक अच्छा वक्ता भी बन सकते हैं। तो राइटिंग जो आता है, राइटिंग मतलब लिपि, ये सबसे अंत में आता है। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि सर पहले हम 1 2 3 4 बोलना सीखे कि पहले लिखना सीखे? तो निश्चित रूप से पहले हम बोलना सीखे, फिर हम लिखना सीखे,
ठीक है। लिपि मतलब क्या होता है, हम जो भाषा बोल रहे हैं, अब हमें किसी और को सिखाना हो, आने वाली पीढ़ी को सिखाना हो, या हम चाहते कि हमारी भाषा का कुछ प्रूफ रहे, कुछ ऐसा हम बनाए जिससे बाकी लोग भी सीख पाए, तो उसके लिए हम अपनी भाषा को संकेत के रूप में लिखते हैं, चिन्ह के रूप में लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे लिपि के अंतर्गत देखते होंगे कि हमारे बीच में भी है देवनागरी लिपि, जिसे हम पढ़ते हैं, और पुराना जगह तो ब्राह्मी लिपि भी है, उर्दू लिपि भी है हमारे बीच में। अगर विश्व स्तर पर देखें तो रोमन लिपि भी है। हर भाषा का लगभग हर भाषा का लिपि हमारे पास मौजूद है। लिपि मतलब हम जो भाषा में बात कर रहे हैं उसे संकेत के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि ये 5 है, आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो 3 है। अब कैसे प्रूफ करेंगे 3 है, ये तो एक संकेत है। देखिए बचपन से ही जब से आप स्कूल गए, जब से आपको अक्षरों का ज्ञान कराया गया, गणित के वर्णमाला का ज्ञान कराया गया, तब से इसे बताया गया कि इस प्रकार से लिखा हुआ जो संकेत है वो इसे 3 कहेंगे। इस संकेत को आपके दिमाग से जोड़ा गया। अगर बचपन से ही, शुरू से ही इस संकेत को 5 कहा जाता है, बोला जाता है कि ये 5 है, तो आप इसे 5 ही कहते हैं। आज ये संकेत है। हम सभी ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इस संकेत को हम 3 कहेंगे, ये लिपि बन गई। और बहुत सारी बातें हैं, इससे हम आ लिखते हैं, स लिखते हैं, सब लिपि के अंतर्गत है। हमने जोड़ लिया, इस संकेत को आ कहेंगे, इस संकेत को स कहेंगे। हमारा भाषा को एक संकेत के रूप में हम गढ़ रहे हैं, इसे लिपि कहते हैं। आइए देखते हैं कि इन तीन लिपियों में गिनती को कैसे लिखा जाता है। तो देख सकते हैं कि मैंने लगभग समझिए एक प्रकार से 4 लिपि में मैंने गिनती लिखा है, एक 0 से लेकर 9 तक। देवनागरी में, उर्दू में तो उर्दू में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 यहाँ पर हम दशमलव रूप में दिखाते हैं, रोमन में लिखा हुआ है। देखिए ये सारे क्या है, ये सारे अंक हैं कि संख्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवनागरी लिपि में 1 2 3 4 5 जो गिनती है उसका संकेत बनाया गया है। उर्दू में ऐसा संकेत बनाया गया गिनती के लिए, इसे हिंदसा भी कहते हैं, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। सब ये चारों संकेत का मतलब एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। ये चारों संकेत का मतलब 3 है, 3 3 3। अगर सबका मतलब 3 ही है तो ये अलग अलग संकेत क्यों है, इसका कारण लिपि है। भाई ये हमारे हिंदुस्तान का लिपि है, ये अरब कुवैत वगैरह का लिपि है, ये रोमन यूरोप का है, समझिए ये पूरे वर्ल्ड का है। पूरे वर्ल्ड के लोगों ने इस लिपि को अपना लिया, गिनती हम ऐसा लिखेंगे, इसे हिंदू अरेबिक संख्या नाम दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि संकेत अलग अलग क्यों बनाया गया। अब हम समझते हैं। तो अंक का यदि हम अर्थ खोजेंगे अपने डिक्शनरी में, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में, तो अंक का अर्थ होता है हिंदी में चिन्ह या संकेत। चिन्ह या संकेत, अंग्रेजी में चिन्ह को हम क्या कहते हैं, मार्क्स कहते हैं, संकेत को साइन कहते हैं। मतलब हम जो गिनती सीखे उसको एक संकेत के रूप में जब लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। तो जितने आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, प्रतीक चिन्ह है, एक चिन्ह बनाया गया है। एक को हम इस चिन्ह से जानेंगे, जैसे बचपन से मेरे दिमाग में भरा गया कि ये 1 है, ये 2, ये 3 है। इस चिन्ह को मेरे दिमाग से कनेक्ट किया गया, क्योंकि गणित तो अमूर्त है, हम जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है। और हम जब अमूर्त को समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मूर्त का संरचना किया जाता है। जैसे कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं, भगवान किसी ने देखा है क्या, शंकर भगवान या ईसा मसीह, किसी ने देखा है क्या, नहीं देखा है। अब उसे हमें समझना है तो कैसे समझेंगे। तो आप देखेंगे पोस्टर बिकता है हमारे यहाँ, ईसा मसीह जी का पोस्टर मिल जाएगा आपको, शंकर भगवान का पोस्टर मिलेगा, विष्णु जी का पोस्टर मिलेगा। तो क्या सचमुच में भगवान वैसे ही थे? तो शायद पता नहीं थे कि नहीं थे, ऐसे दिखते थे नहीं दिखते थे। हो सकता है चित्रकार जो बनाया है उनको दिखाई दिया हो तो बना दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान अमूर्त है, हमें दिखाई देते हैं, तो उन्हें समझने के लिए हम लोगों ने पोस्टर बनाया, एक प्रतीक चिन्ह माना, पोस्टर बनाया हमने, मूर्ति बनाया हम लोगों ने। ये सब क्या है, प्रतीक है, उनका प्रतीक, एक चिन्ह के रूप हम लोगों ने मान लिया कि भगवान है।
उसी प्रकार से गणित भी अमूर्त है, भगवान की तरह है। ये हम लोगों ने मान लिया कि जो हम 1 2 3 4 कहेंगे उसे देवनागरी में संकेत ऐसा होगा। जो हमारे अरब देश के थे उन्होंने कहा कि हमारा गणित का हिंसा का संकेत ऐसा होगा 1 2 3 4 का। रोमन वाले ने संकेत ऐसा बनाया। तो ये जो संकेत गिनती के हैं इसे ही अंक कहा जाता है। मतलब गिनती को समझने के लिए जो हम लोगों ने संकेत बनाया उस संकेत को अंक कहते हैं। तो क्या संकेत 0 पर आके खत्म हो जाता है या 0 से शुरू होकर 9 पर आके खत्म हो जाता है? नहीं। अब देखिए 2 संकेतों को हम लोग मिला दिया, 1 और 2 को हम लोगों ने मिला दिया, तो 2 संकेतों को मिलने से भी अंक ही या संकेत ही है। संकेतों को मिलाने संकेत ही बनेंगे। 2 संकेत को मिला दिया हम लोग संकेत ही बन गया। मान लीजिए 5 संकेत 5 और संकेत 3 को मिला दिया तो क्या अगला संकेत है ये। इसके अर्थ पर बाद में चर्चा करेंगे कि 53 कहा जा रहा है, 53 कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा। पहले हम अंक को समझ लेते हैं। अंक मतलब क्या होगा? अंक मतलब संकेत। हम गिनती को समझने के लिए एक संकेत बनाए, कुछ संकेत बनाए, इन्हीं संकेतों को हम अंक कहते हैं। संकेत और संकेत को मिलाने से संख्या नहीं बनती है, संकेत और संकेत को मिलाने से संकेत ही बनता है। देखिए भाषा और गणित एक दूसरे के पूरक है। यदि भाषा नहीं है तो आप गणित नहीं समझा सकते किसी को, ठीक है। भाषा बिना गणित को समझाना मुश्किल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाषा जो है गणित के बिना भाषा को पूरी तरह से नहीं समझा सकते। जैसे कि आप समझ सकते हैं दोहा को जानना हो, छंद को जानना हो, तो जब उसके मात्रा गिना मिला हम नहीं समझ सकते कि कौन सा दोहा है कौन सा छंद है। तो भाषा भी गणित पे ही डिपेंड है और गणित भाषा पे डिपेंड है, एक दूसरे पूरक है। हम उसको अलग अलग करके नहीं दे सकते। तो अपनी हम जो भाषा बोलते हैं समझने के हम लोग एक संकेत प्रदान कर दिया। ये भी हमारा गणित का भाषा है, उसके लिए हम लोगों ने क्या बना दिया? संकेत बना दिया। 0 से 9 तक का संकेत है ये, और भी आगे अंक जाएगा। जैसे कि रोमन में आप देखेंगे, रोमन में 50 को एल से प्रदर्शित किया जाता है। रोमन में 50 को एल से, ठीक है, और 100 को सी से, 500 को एम से, ऐसा कुछ संकेत बनाया गया है। तो देखिएगा उनका संकेत अलग है। अंग्रेजी का अक्षर देखिए ये आई है, ये 2 बार आई है, ये क्या है? भी है, ये आई है। तो वो अंग्रेजी के वर्णमाला को लेकर गणित का वर्णमाला बना दिया। ये गणित का वर्णमाला है। हम लोगों ने ऐसा संकेत बनाया, उर्दू वालों ने गिनती का ऐसा संकेत बनाया। तो ये सारे अंक है। जब तक संकेत के रूप में हम इसे समझते हैं तब तक यह अंक है। तो फिर भाई संख्या किसे कहेंगे? अब जैसे मेरी भाषा के अनुसार मैं 1 कहता हूं, यह उसका संकेत है 1, ये 1 का संकेत है। अगर अपनी भाषा में 2 कहता हूं तो मेरे दिमाग में बताया गया कि 2 का संकेत ऐसा होगा। अभी चूंकि मैं केवल संकेत पर बात कर रहा हूं, यह संकेत को बताया जा रहा है, इसलिए तक ये अंक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि 1 को समझाओ तो बताऊंगा, देखिए आपने जो संकेत 1 लिखा है वो इसे समझ सकते। ये 1 पेन है, ठीक है, ये 1 कपड़ा का टुकड़ा है, ये 1 बटन है, 1 कोट है, ठीक है। ऐसा करके हम उसको समझाते हैं। चूंकि गणित अमूर्त है तो मूर्त चीजों से समझा रही है। 1 पेन है, ठीक। अब 2 भाषा होने का 2 संकेत में हम लोग ऐसा लिखा है। अभी ये क्या है? अंक है। और 2 को समझा, अब 2 को समझाने के लिए हम 2 पेन लेते हैं, ये 2 पेन है। अब देखिए यहां आप देखेंगे इस संकेत को इस पेन से जोड़कर समझा रहे हैं। अब ये पेन समूह का बोध करा रहा है। समूह है, एक या एक से अधिक वस्तु को हम जब मिलाकर रखते हैं तो क्या कहलाता है? समूह। अब देखिए हमने कहा 2, तो 2 पेन का क्या? अगर 2 को समझना तो 2 पेन का समूह है। अब वो 2 इस समूह को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। जैसे 2 लिखे और 2 पेन लिखे, दोनों में अंतर आ गया, ठीक है। 2 पेन, केवल 2 लिखेंगे संकेत है, 2 पेन लिखते तो 2 पेन एक समूह को प्रदर्शित करता है। तब ये 2, जब हम 2 पेन लिख दिए या इस संकेत से समूह का बोध होने लगे तो वो संख्या कहलाता है। यदि किसी संकेत से समूह का बोध होने लगे तो संख्या कहलाता है। हमने 3 लिखा, अभी तक ये संकेत है, मतलब अभी तक ये अंक है। जब तक 1 2 लिख रहे थे तब तक क्या था? ये संकेत था, अंक था। अब इस 2 से हमें समूह का बोध हो रहा है, इस 1 से 1 समूह का बोध हो रहा है, इस 2 से 2 पेन के समूह का बोध हो रहा है। इस 3 को समझने के लिए हम 3 पेन दिखा रहे हैं, समूह का 3 पेन के समूह का बोध करा रहे हैं। अब ये 3 अंक नहीं रहा, अब क्या बन गया? वो संख्या बन गया। तो मतलब क्या हुआ?
कि हम जो भाषा बोलते हैं, चाहे गणित की भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे इसी भाषा हो, उसे यदि संकेत के रूप में लिखते हैं, गिनती के बारे में कह रहा हूं, तब तक वो अंक है। जब उन संकेतों से समूह का बोध होता है, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, ठीक है, एक लकड़ी, दो लकड़ी, तीन लकड़ी, एक आम, दो आम, तीन आम, जो भी हो, अगर इन संकेतों से समूह का बोध होता है, तब अब वो संकेत अंक नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, संख्या कहलाएंगे। स्पष्ट हो रहा आप सभी को कि संकेत के रूप में जब तक रहे तब तक वो अंक है, ठीक है। और जब उन संकेतों से हम वस्तु को समझना शुरू करते हैं, वस्तु को जोड़ना शुरू करते हैं, समूह का बोध होना शुरू हो जाता है, तब वो संकेत संख्या बन जाते हैं, ठीक है। इसे और उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसको कुछ उदाहरण दे रहा हूं और अच्छे से आपको समझ आएगा। मैं 3 प्रश्न लिखता हूं, परीक्षा में प्रश्न आया, मान लीजिए पहला प्रश्न था, ये प्रश्न पहला था, भारत की राजधानी का क्या नाम है। का नाम लिखो, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखो। अब ये प्रश्न है, तो जो इस प्रश्न को हल करेगा उसको कुछ हम लोगों ने डिसाइड किया, परीक्षा लेने वालों ने, कि जो इस प्रश्न का जवाब देगा उससे हम कुछ अंक, मतलब कुछ नंबर दे, कुछ अंक देंगे, कुछ मूल्य इसका प्रदान करेंगे। इस प्रश्न का जो हल करेंगे उसको मूल्य प्रदान करेंगे। जैसे मैंने निर्धारित कर दिया, इस प्रश्न का जो जवाब लिखेंगे उसे उसका मूल्य 2 रहेगा। दूसरा प्रश्न मैंने लिखा, कांच के गिलास का 5 प्रयोग लिखिए। कांच के गिलास का 5 प्रयोग लिखिए, इसका मूल्य दिया मैंने 5। तीसरा प्रश्न मैंने दिया, गाय पर निबंध लिखो। आप समझ सकते हैं, इसका मूल्य दिया मैंने 10। समझ सकते हैं, भारत की राजधानी के नाम केवल एक अक्षर, एक लाइन में लिखा जा सकता है, एक वर्ड में लिखा जा सकता है, इसलिए कम मूल्य दिया मैंने। कांच के गिलास का 5 प्रयोग, चूंकि 5 प्रयोग लिखेगा इसलिए मैंने 5, अगर 5 प्रयोग लिख पाता है तो उसका मूल्य मैंने क्या निर्धारित किया, 5। गाय पर निबंध लिखो, चूंकि बड़ा लिखना पड़ेगा इसलिए उसका मूल्य कैसे निर्धारित किया मैंने, 10। आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कि भारत की राजधानी का नाम लिखो, कितने अंक का प्रश्न था, तो बोलते 2 अंक का प्रश्न था। कांच के गिलास का 5 प्रयोग लिख लेंगे आप, तो आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, लिखने पर 5 अंक प्राप्त होंगे। गाय पर निबंध लिखो, कितने अंक प्राप्त होंगे, पर निबंध लिख पाते हैं 10 लाइन, 15, 20 लाइन में, तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 10। इसे अंक कहा जा रहा है। ये क्या है, क्या ये भी अंक है? 1 2 3 यहां भी तो लिखा हुआ है, 2 2 5 10 यहां भी लिखा हुआ है, तो क्या ये अंक है, क्या ये भी अंक है, या दोनों में अंतर है? तो देखते हैं। यदि हमसे कहा जाए कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आए थे, कहा गया परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आए थे, तो परीक्षा में कुल 3 प्रश्न आए थे, तो यहां समूह का बोध हो रहा है, 3 प्रश्न समूह का बोध करा रहा है। लेकिन पहला प्रश्न कितने अंक का बोलते हैं, 2 अंक का। अंक आपस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह मूल्य को बताता है, ना कि समूह को बताता है। यहां का ये जो 2 है किसी समूह को प्रदर्शित नहीं करता है, ये किसको प्रदर्शित करता है, इस प्रश्न के मूल्य को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये 2 अंक है, और ये 2 जो है यहां पर 2 प्रश्न बोले गए थे, यहां पर ये जो 2 बता रहा है वो संख्या को बता रहा है। कुल प्रश्न अभी तक कितने हैं, 2 प्रश्नों को मैंने हल किया, इसे भी हल कर दिया, तो कितने प्रश्न हल कर लिया आपने, 3। तो यहां ये 3 समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये संकेत यहां पर समूह का बोध करा रहा है, इसलिए संख्या है। और ये सारे संकेत, वही संकेत लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे संकेत इस प्रश्न के मूल्य का बोध करा रहा है, इसलिए ये अंक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब जिन संकेतों से समूह का बोध हो वो संख्या है, जिन संकेतों से मूल्य का बोध हो, मतलब समूह का बोध ना हो, उसे क्या कहते हैं, उस संकेत को अंक कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, संख्या और अंक में अंतर है। हम सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम चावल दाल खरीदने जाते हैं, तो वहां भी हम अंक और संख्या प्रयोग करते रहते हैं, अनजाने हमको पता नहीं चलता है।
जैसे सब्जी का दाम पूछते हैं, जैसे गोभी कैसे रुपए किलो है, तो 10 रुपए किलो बता रहा है, तो वहां कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन हम 3 किलो गोभी खरीदते हैं या 2 किलो गोभी खरीदते हैं तो वो समूह का बोध करा रहा है। तो वहां 2 किलो गोभी खरीद रहे हैं तो 2 संख्या प्रदर्शित करेगा, और 3 रुपए किलो है तो वहां 3 रुपए जो है वो अंक को प्रदर्शित करेगा, वहां पर वो समूह को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से और भी आप अपने दिनचर्या में सोच सकते हैं कि कहाँ कहाँ अंक का प्रयोग होता है, कहाँ का संख्या प्रयोग होता है। अब पीछे वापस जाइए, तो यहां जब हम लोगों ने अंक सूची कहा, अंक सूची में हिंदी में मान लीजिए आपने 50 में 30 अंक प्राप्त किए बोला जाता है। इसका अर्थ यह है कि हिंदी विषय का यदि पूरा प्रश्न पत्र को हल कर लेता है तो अधिकतम उसका मूल्य कितना है, 50। उसमें आपने जितने भी हल किए उसका मूल्य आपको कितना प्राप्त हुआ, 30। तो चूंकि ये कहीं से भी समूह का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए अभी तक ये अंक है। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र का मूल्य कितना है, 50। प्रश्न पत्र का मूल्य का अर्थ यह है कि सारे प्रश्नों को हल करते हैं तो उसका मूल्य कितना है, 50। उसमें आपने मान लीजिए 25 प्राप्त किया, हल किया, आपको 25 मिला, तो यहां भी कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है। पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, गणित में मान 50 अंक का पूर्णांक 50 है और प्राप्त किया 45, यहां भी कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है। गणित के प्रश्न पत्र का मूल्य ही 50 था और 45 पाए। लेकिन पूछा जाए कि कितने विषय का परीक्षा हुआ, तो बोलते हैं 3 विषय का परीक्षा हुआ। तो यहाँ जो 3 विषय कह रहे हैं वो समूह का बोध कर रहा है, 3 ठो विषय समूह का बोध कर रहा है। तो यहाँ का जो 3 है वो संख्या है, 3 विषय का परीक्षा हुआ, तो 3 क्या है हमारे पास संख्या है। लेकिन ये सब मूल्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, समूह को प्रदर्शित नहीं कर रहे, इसलिए ये सब अंक कहलाएंगे। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में बोलते इतने अंकों का उछाल आया, 315 अंक से शुरू हुआ, तो 315 जब कहा जाए तो कोई समूह के बारे में थोड़ी कहा जा रहा है, वहां भी आप देखिएगा मूल्य के बारे में कहा जा रहा है। उछाल कितना आया, 200 अंक का उछाल आया, तो वहां भी समूह का कहीं से बोध नहीं हो रहा है। इसलिए शेयर मार्केट में जब हम बात करते हैं तो अंकों के बारे में बात करते हैं। कोई भी विनर जब आगे बढ़ता है या विनर घोषित होता है, तो जैसे 4 अंक ज्यादा उसे मिला, 4 से आगे रहा, तो वहां पर 4 कोई समूह का बोध नहीं करा रहा है, मूल्य का बोध कर रहा है कि पिछले खिलाड़ी से इसका मूल्य 4 अंक अधिक था, 4 ज्यादा था, इसलिए उसे वहां भी अंक कहा जाता है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं। एक शब्द और आता है संख्यांक। एक उदाहरण से और भी आप समझ सकते हैं, इसे मिटा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने 3 कुर्सी रखा है, कुछ देर के लिए सब कुर्सियां मान ले, पहला कुर्सी, दूसरा कुर्सी, तीसरा कुर्सी। एक कुर्सी में 1 लिखा हुआ स्टिकर चिपका हुआ है, एक कुर्सी में 3 लिखा हुआ स्टिकर चिपका हुआ है, एक कुर्सी में 4 लिखा हुआ स्टिकर चिपका हुआ है। या ज्यादा अच्छा हो इसको ऐसा कह दे, 1 है, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक सवाल दिया या एक निर्देश दिया बच्चों को, बच्चों जाइए 3 ठो कुर्सी लेकर आइए, 3 ठो कुर्सी ले आइए। तो जब यहाँ मैंने 3 शब्द का उच्चारण किया और साथ में 3 ठो कुर्सी लेके आओ या 3 कुर्सी लेके आओ, तो वहां पास 3 एक समूह का बोध करा रहा है। बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर 3 कुर्सी लाने के लिए कह रहे हैं, मतलब 3 कुर्सी लेकर आना है, 3 का समूह लेकर हमें आना है। तो बच्चे 3 कुर्सी लेकर आएंगे, तो यहाँ पास 3 क्या है, संख्या है। लेकिन मैं बोलूंगा कि बच्चे जिस कुर्सी में 3 लिखा हुआ है उसे लेकर आओ, तो कितना कुर्सी लेकर आएगा बच्चा? तब बच्चा 3 कुर्सी लेकर नहीं आएगा, बल्कि ये समझेगा वो जो 3 चिपका हुआ है कुर्सी में, जो लिखा हुआ है जिस कुर्सी में 3, उसे बस संकेत के रूप में वो समझेगा कि जिस कुर्सी में 3 का संकेत है उसी कुर्सी को लाना है। मतलब मैं 3 कहूंगा, लेकर आएगा एक ही कुर्सी। तो यहां बच्चा जो कुर्सी को लेकर आ रहा है वो संकेत समझ कर ला रहा है, ना कि समूह समझ कर ला रहा है। नहीं तो 3 कुर्सी लाना चाहिए था, लेकिन बच्चा एक ही कुर्सी लेकर आता है, वो कुर्सी जिस पर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 3 केवल संकेत के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ का 3 जो होगा अब अंक होगा। लेकिन वो तीनों कुर्सी लेकर आ रहा है, 3 कुर्सी लेकर, मैं बोलता हूँ तीनों कुर्सी को लेकर आ रहा है, तो समूह का बोध हुआ बच्चे के मन में, इसलिए बच्चा क्या समझेगा, बच्चे के लिए, हमारे लिए तब वो 3 क्या है, संख्या है। तो यहां से भी स्पष्ट है कि अंक और संख्या क्या अंतर है। संख्यांक बहुत सामान्य सा शब्द है, संख्यांक, न्यूमरल्स बोलते हैं इंग्लिश में। संख्या का मतलब होता है कि हमारे पास, अब हम बहुत समझदार हो गए, अंक और संख्या समझने लगे,
अब मैं कहीं 3 लिखता हूं, कहीं 10 लिखता हूं, इस संकेत को लिखने से आपके मन में समूह का बोध होने लगता है। इस संकेत को देखने से ही आपके मन में समूह का बोध होने लगता है। तब ये अंक भी है और संख्या भी है। मैंने आपको शुरू कहा था कि किन परिस्थितियों में अंक और संख्या एक ही हो जाते हैं, किन परिस्थितियों में एक हो जाते हैं। जब मैं कहूं कि 3 कह रहा हूं, 10 कह रहा हूं, 1000 कह रहा हूं, 2000 कह रहा हूं, तो ये भाषा जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में अंक भी आ रहा है। 3 कह रहा हूं तो आपके दिमाग में 3 संकेत भी लिखा रहा है, और लिखाने के साथ किसी समूह का भी बोध हो रहा है आपके मन में। तो जब दोनों चीजों का बोध होता है, संकेत का भी बोध होता है और समूह का भी बोध होता है, तब ऐसे संकेतों को हम संख्यांक कहते हैं। संख्या भी है, वो अंक भी है, न्यूमरल्स बोलते हैं इसे। तो ये भी एक अच्छी बात है। अक्सर इसी भ्रम में हम लोग कह देते हैं कि 1 2 3 4 संख्या है, संख्यांक कह सकते हैं। केवल संख्या कहें तो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। ये था आज के चैप्टर में अंक और संख्या में क्या अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने आज सुना, समझा। और कोई भी भ्रांति आपके मन में हो, कोई सवाल हो सकता है इस वीडियो को देखते हुए आपके मन में आया हो, तो मुझे लिख में कमेंट करें। और कोई सवाल यदि पूछना हो तो पूछिए, और कुछ आप बताना चाहते हैं जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो फिर से कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल संजय सर को जरूर सब्सक्राइब। चलिए।